जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंजीत सिंह शर्मा ने बहुत से वाकयात की कड़ियां आपस में जोड़कर एक तस्वीर मुकम्मल करने की कोशिश की थी कि किस कत्ल का ताल्लुक किसके बदले से है। छोटी छोटी और आपस में उलझती हुई कड़ियों ने इस तफ्तीश को इंतहाई पेचीदा बना दिया था। अबू सालिम ने दुबई में बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर नदीम और शरवान के लिए एक बहुत बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए जिन अहम फिल्मी सितारों को मदऊ किया गया, इनमें शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली शामिल थे। इस पार्टी का मेजबान अबू सालिम था और सालिम को गुलशन कुमार के रकीबों के साथ साजबाज करते देखा गया था। पुलिस को शक था कि इसी पार्टी में गुलशन कुमार के कत्ल की सुपारी तय हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े नामों का अबू सालिम के साथ यूं आना महकमा पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को हिला गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को भी अंडरवर्ल्ड के साथ नत्थी करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए या फिर इन लोगों को इन मुकदमात में बतौर गवाह पेश करके इन मुकदमात को मजबूत बनाया जाए। भारत की पुलिस अब तक तरक्की याफ्ता ममालिक की पुलिस जैसी आजादी हासिल नहीं कर सकी है। उन्हें किसी पर हाथ डालने से पहले ये देखना पड़ता है कि आया वो शख्स किसी बाअसर सियासतदान, फिल्म इंडस्ट्री बॉस या किसी बड़े बिजनेसमैन से ताल्लुक तो नहीं रखता। कभी कभार इंतहाई ईमानदारी का मुजाहिरा अपने गले पड़ जाता है। इन बड़े फिल्म सितारों पर बिना किसी ठोस सबूत के हाथ डालना पुलिस वालों को महंगा भी पड़ सकता था। इनमें से कई अफराद की दिल्ली और बम्बई मंत्रियाला तक रसाई थी। ये लोग बाअसर सियासी शख्सियात से दबाव डलवा कर कार्रवाई करने वालों का पत्ता भी साफ करवा सकते थे। जिस शहर में वजीर आला और होम मिनिस्टर की आपस में न बनती हो, वहाँ आला पुलिस अफसरान को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। इस सिलसिले की अहम मिसाल हाल ही में डिप्टी कमिश्नर पुलिस राकेश मारिया की पेश की जाती है। मारिया को क्राइम ब्रांच में बम्बई धमाकों की कार्रवाई को कामयाब तौर पर आगे बढ़ाने की वजह से बहुत कामयाब अफसर समझा जाता था। जब मारिया को पता लगा कि शिवसेना के रहनुमा बाल ठाकरे के बेटे जयदेव के घर बमकाम कालीना के अंदर उसके निजी चिड़ियाघर में चंद नायाब जानवरों को गैर कानूनी तौर पर रखा गया है, तो ये ईमानदार अफसर अपनी ड्यूटी निभाने जयदेव के घर जा पहुंचा। बस फिर क्या था, न ईमानदारी का साबिका रिकॉर्ड काम आया और न ही बम्बई धमाकों के ज़िम्न में की गई दलेराना कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर साहब को बहुत ही बेआबरू होकर अपने दफ्तर को खैरबाद कहना पड़ा। शर्मा डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया की तरह कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जिस पर उसने हाथ डालना है पहले उनके सियासी असर रसूख का जायजा ले ले। वो चाहता था कि कोई कदम उठाने से पहले वो नई दिल्ली और मंत्रियाला में अपने सियासी आकाओं से इजाजत भी ले। उसके जहन में मंसूबा कुछ यूं था कि इन फिल्मी सितारों को पुछगिछ के लिए लाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सलाखों के पीछे भी धकेला जाएगा। लेकिन सियासी आकाओं की आशीर्वाद हासिल होने के बाद कम से कम इतना जरूर हो जाएगा कि अगर ये लोग बरी भी कर दिए गए तो ये पुलिस वालों के लिए दर्द सर न बन सकेंगे। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। बल्फाज दीगर शर्मा उन पर हाथ डालने से पहले खुद को महफूज बनाने में मसरूफ था। शर्मा ने अपनी मुहिम का आगाज इंतहाई मुस्तैदी और एहतियात के साथ किया था। हर खबर से सियासी आकाओं को बाखबर रखा जा रहा था, लेकिन इस हद तक कि कोई राज वक्त से पहले खबर न बन जाए। शर्मा को इस बात का पूरी तरह अंदाजा था कि सियासतदानों को इस किस्म के राज बताना किसी भी खतरे से खाली नहीं, लेकिन एक मंझा हुआ पुलिस अफसर होने के नाते उसे अंदाजा था कि बताना क्या है, किसको बताना है और किस हद तक बताना है। बिलाखिर अपनी तफ्तीश का खातिर खा मरहला तय कर लेने के बाद शर्मा ने मंत्रियाला में मौजूद आला सियासी क़यादत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंजूरी हासिल कर ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम बड़े पैमाने पर किया गया था। तमाम मारूफ और गैर मारूफ अखबारात, रसायल और जरायद के सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस कमिश्नर रोनाल्ड ने खिताब करना था। ऐसा कम मौके पर ही हुआ था कि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में इतना रश लगा हो कि तिल धरने की जगह न हो। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अहलकार भी हरकत सकनात में दिक्कत महसूस कर रहे थे। उमूमन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शोरगुल के माहौल में होती है, जहां क्राइम रिपोर्टर बड़े ही बेहंगम अंदाज से चुपते हुए सवालात तीरों की मानिंद पुलिस अफसरान की जानिब फेंकते हैं। लेकिन सब वर्ता हैरत में थे कि शर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट और तमानियत थी। यूं लगता था कि शर्मा साहब ने गुज़श्ता रात खूब आराम से अपनी नींद भी पूरी की है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाथ हिलाकर सहाफियों को खामोश रहने की हिदायत कर रहा था। उसके साथ ही कमरे में यकदम सुकूत तारी हो गया, यहाँ तक कि एयर कंडीशनर की आवाज हर कान से टकराने लगी। शर्मा ने बात शुरू की,
تفتیش کے دوران گلشن کمار کے قتل سے متعلق چند انتہائی اہم شواہد ہمارے ہاتھ لگے ہیں۔ معروف میوزک ڈائریکٹر ندیم سیفی نے گلشن کمار کے قتل کی سپاری دی تھی۔ اس قتل کی سازش ڈرگ مافیا کے لارڈ وکی گوسوامی کے ہوٹل ایمپائر میں اس سال جون میں تیار کی گئی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بالی ووڈ کی مشہور شخصیات کے سامنے ہو رہا تھا۔ شرما کے چپ ہو جانے کے بعد بھی 30 سیکنڈ تک کمرے میں موجود تمام صحافی انتہائی خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ اس کے بعد چند صحافیوں نے کاغذوں پر قلم چلانا شروع کر دیا، جبکہ چند صحافی ابھی تک شرما کے چہرے سے نظر نہ ہٹا پائے تھے۔ ندیم سیفی المعروف ندیم شروان کمپنی کا نام سنتے ہی جیسے کہ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص بڑبڑا رہا تھا، ندیم سیفی اور گلشن کا بے رحمانہ قتل ناقابل یقین۔ پھر اچانک ہی تمام صحافیوں نے گویا سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ شرما نے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ ندیم سیفی کو گرفتار کیوں نہ کیا گیا، تو شرما نے جواب دیا کہ ندیم ملک سے باہر ہے، اس کی بیوی کا آپریشن ہوا ہے، ہم نے اس سلسلے میں اس سے بات کی ہے اور اس نے وطن آ کر تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے بعد جب صحافیوں نے ان اداکاروں کے بارے میں پوچھا جو یہ سازش تیار ہوتے وقت وہاں موجود تھے، تو شرما نے کہا کہ ان سب کو تفتیش کے لیے بلوایا جائے گا۔ اس پریس کانفرنس کو پوری دنیا میں کوریج ملی۔ با اثر افراد سے لے کر گلی محلوں کے نکڑ تک ہر شخص اپنی محفلوں میں اسی پریس کانفرنس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک نیا اور بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آیا تھا۔ عام فرد یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ لوگ اپنی کامیابیوں کی خاطر انڈر ورلڈ مافیا سے کام کرواتے ہیں۔ ہر شخص اس ڈرامے کے ڈراپ سین کا منتظر تھا۔ فلمی ستاروں کا یہ کردار ان کے پرستاروں کو ایک نظر نہ بھایا اور بڑے بڑے نام اس کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ شرما کو اس سلسلے میں کلی اختیار دیے جا چکے تھے۔ اس کے بعد بمبئی پولیس ہیڈ کوارٹر میں انتہائی سیکیورٹی کے اندر فلمی ستاروں کی ایک بہت بڑی پریڈ شروع ہو گئی۔ بھارت کے کسی پولیس اسٹیشن یا ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ میں ایسی داستانیں رقم نہ ہوئی تھی جو کہ بمبئی پولیس ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھی۔ سب سے پہلے جس فلمی ستارے کو پولیس ہیڈ کوارٹر بلوایا گیا اس کا نام شاہ رخ خان تھا۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ اور ڈینم کی پینٹ میں ملبوس شاہ رخ خان کی پوری کوشش تھی کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ کے آثار نمایاں نہ ہوں۔ خان کو اسسٹنٹ پولیس کمشنر LR راؤ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ فربا جسم کا مالک ACP راؤ اپنی کرسی پر پھولے نہیں سما رہا تھا کہ آج اسے دنیا کے مشہور ترین فلمی ستارے سے یوں بالمشافہ ملاقات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ اسے برتر حیثیت حاصل ہے۔ راؤ نے انتہائی ادب کے ساتھ شاہ رخ خان سے سوالات کیے اور سوالات کا یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلتا رہا، جس کا ایک تحریری مسودہ تیار کر لیا گیا۔ شاہ رخ خان نے اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف کیا کہ دبئی میں رہنے والے چند افراد کی جانب سے ایک فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا اور اسے بھی مدعو کیا گیا تھا، اس لیے وہ وہاں گیا۔ البتہ اس نے بتایا کہ منتظمین کو وہ ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا اور اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ اس فنکشن کا اہتمام ابو سالم اور انیس ابراہیم نے کیا تھا۔ لیکن جب دبئی پہنچ کر اسے علم ہوا کہ فنکشن کا اہتمام ان لوگوں نے کیا ہے تو اس نے گر کر ٹانگ زخمی ہونے کا بہانہ کر دیا اور اس ندیم شروان پارٹی میں شرکت نہ کی۔ اس کے بعد شاہ رخ خان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ شاہ رخ خان باہر نکلتا اسے باہر موجود میڈیا والوں نے گھیرے میں لے لیا۔ شاہ رخ ACP راؤ کے کمرے سے سگریٹ پیتا ہوا باہر آیا تھا، لیکن پسینے میں شرابور تھا۔ جب چند صحافیوں نے اچانک ہی قریب آ کر شاہ رخ خان سے سوالات پوچھنے کی کوشش کی تو شاہ رخ خان کو غصہ آ گیا اور اس نے انہیں ڈانٹ دیا۔ صحافیوں کو شاہ رخ خان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ شاہ رخ خان نے کہا کہ سوالوں کی بوچھاڑ کرنے سے پہلے اگر مجھے آپ ایک سگریٹ پینے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جب شاہ رخ خان نے میری طرف دیکھا تو پلک جھپکائی۔ میں انتہائی غور سے جائزہ لے رہا تھا کہ شاہ رخ خان پر کپکپی طاری تھی۔ معلوم نہیں کہ یہ کپکپی غصے کی وجہ سے تھی یا پریشانی کی وجہ سے۔ البتہ کسی نہ کسی طرح میڈیا والوں سے بچا کر شاہ رخ اپنی کار تک پہنچا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ شاہ رخ خان کے بعد جیکی شروف اور آدتیہ کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں پیش ہونا تھا۔ شاہ رخ خان کے برعکس جیکی شروف نہ میڈیا والوں سے الجھا اور نہ کوئی بدتمیزی کی، بلکہ آرام سے ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ سلمان خان نے جب میڈیا والوں کا رش دیکھا تو ان کا سامنا کرنے سے بچنے کی خاطر پولیس والوں سے درخواست کی کہ اس کا بیان کسی چھوٹے دفتر میں لے لیا جائے جہاں میڈیا والوں کو اس کی آمد کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ سلمان کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسے تفتیش کے لیے بیندرا یونٹ بلوایا گیا۔ دیگر اداکاروں کی طرح سلمان خان کو بھی بیانات دینے کے بعد جانے دیا گیا۔
जॉइंट पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह शर्मा ने आवाम और मीडिया की तोपों का रुख बड़ी खूबसूरती के साथ क्राइम ब्रांच से इन फिल्मी सितारों की जानिब मोड़ दिया था। अलबत्ता तूफान का यूं थम जाना आर्जी था और शर्मा को इस बात का अंदाजा भी था, क्योंकि क्राइम ब्रांच की कारकर्दगी पर मूंगफली बेचने वाले जावेद फवाद की मौत एक सवालिया निशान के तौर पर यूं की तूं मौजूद थी। बम्बई पुलिस के काम करने का अंदाज दुनिया की तमाम पुलिस फोर्सेस से मुनफरिद है। बढ़ते हुए जराइम को कंट्रोल करने का एक तरीका उनके पास पुलिस इनकाउंटर यानी जाली पुलिस मुकाबले हैं। मीडिया इस किस्म के पुलिस मुकाबलों को मावराए अदालत कत्ल के नाम से जानता है, यानी पुलिस वाले जिसे जिंदा न रखना चाहें उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। 1982 से आज तक सैकड़ों जाली पुलिस मुकाबले बम्बई पुलिस के खातों में देखने को मिले हैं। हर मावराए अदालत कत्ल के बाद एक ही रिपोर्ट देखने को मिलती है कि पुलिस फुला जगह फुला शख्स को गिरफ्तार करने गई। पुलिस ने उस शख्स को हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो शख्स जख्मी हो गया। उस शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो शख्स हलाक हो गया। दफा 100 ताज़ीरात हिंद के तहत अगर किसी हमले की सूरत में हमला आवर हलाक हो जाए तो उसे कत्ल न समझा जाएगा। तमाम जाली पुलिस मुकाबलों के बाद पुलिस वाले इसी दफा का सहारा लिया करते थे। कोई नहीं जानता था कि कब किस पुलिस वाले के जहन में पहली मर्तबा जाली पुलिस मुकाबले की तरकीब आई। अलबत्ता पुलिस की तारीख लिखने वालों ने पुलिस के जाली मुकाबलों के इर्तिकाई मराहिल का जायजा जरूर पेश किया है। बम्बई पुलिस की तारीख के मुताबिक बम्बई पुलिस के हाथों जाली मुकाबले में हलाक होने वाला पहला शख्स मनोहर उर्फ मानिया सुरवे था। इस मुकाबले के बाद सब इंस्पेक्टर इशाक बागवान पुलिस रिकॉर्ड में इनकाउंटर में पहली मर्तबा किसी शख्स को हलाक करने के बाद हीरो बन गया। इस कत्ल को जबरदस्त मीडिया कवरेज दी गई थी, जबकि इस कत्ल के पीछे पुलिस चीफ जूलियो रोबेरो का दिमाग काम कर रहा था, जिसके बाद उसे पंजाब के सूबे में तैनात किया गया। कहा जाता है कि उसने शरपसंदों से निमटने के लिए सिर्फ इसी तरीके को अपना रखा था। बादअज़ां खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक सिखों ने बम्बई को अपना बेस कैंप बनाने की कोशिश की तो एंटी टेररिज्म के चीफ एडिशनल पुलिस कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान ने सिख अक्सरियत पसंदों से आहनी हाथों से निपटा। पुलिस कमिश्नर रामदेव त्यागी ने इन पुलिस मुकाबलों को कदर की निगाह से देखा और इनकी हौसला अफजाई भी की। अपने अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंगों के दौरान रामदेव इन्हें वाज़े अंदाज में हिदायत देता था कि जहां तक हो सके इन शरपसंदों का पीछा करो और जरूरत पड़े तो मार दो इन बदमाशों को। नए पुलिस कमिश्नर सुभाष मल्होत्रा ने भी इस रिवायत को आगे बढ़ाया, लेकिन जावेद फौदा के कत्ल के बाद पुलिस वाले ज़ेरे अताब आए हुए थे। हाई कोर्ट में एक के बाद एक मुकदमा दायर होने लगा। इन तमाम दरखास्त गुजारों का एक ही मौक़िफ़ था कि पुलिस वालों ने जानबूझकर इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की बजाय कत्ल किया। प्रेस चीखता रहा था कि पुलिस वालों ने गली गली अदालत लगा रखी है, ये मुजरिमों को अदालत नहीं लाते बल्कि मौका वारदात पर खुद ही फैसला करके उन्हें सजाए मौत सुना देते हैं। बिलाखिर हाई कोर्ट भी पुलिस वालों पर बरस पड़ी और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी पिस्तौलें अपनी कमरों के साथ बंधी रहने दें और मुजरिमों को अदालतों में पेश करें। पुलिस पर असलहा चलाने की पाबंदी कई माह तक बरकरार रही। फौदा और उसके बाद सादा पाउले के कत्ल के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों ने गोया बम्बई पुलिस के जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़ाइम को लगाम दे दी। फिर जब 1992-93 के दरमियान इन मुतनाज़ा पुलिस मुकाबलों के लिए एक अदालती कमीशन कायम किया गया तो पुलिस वालों को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए। सेशन कोर्ट जज ओलियस ओगियार इस सिलसिले में बनाई जाने वाली कमेटी का सरबराह था। ओगियार अपनी ईमानदारी और गैर जानिबदारी की वजह से एक मशहूर मारूफ जज था। ओगियार ने चंद माह बाद 223 सफ़हात पर मबनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक फौदा और सादा पाउले को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया गया था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पुलिस वालों के बयानात और हालात वाक़यात में अदम मुताबिकत पाई जाती है। ये रिपोर्ट इस कदर तनकीदी थी कि उसने पुलिस के पूरे महकमे को इंतहाई परेशानी में डाल दिया। इस असना में पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर रॉनी मेंडोनका को तैनात कर दिया गया। रॉनी एक ईमानदार अफसर था, फिर उसके मिजाज में पुलिस वालों की सख्ती भी न थी। उसके कुर्सी पर बैठते ही मुख्तलिफ तनाज़ात ने सर उठाना शुरू कर दिया। उसने नदीम सैफी को गुलशन कुमार के कत्ल के सिलसिले में बुनियादी मुल्जिम के तौर पर नामजद किया तो मुख्तदर हलकों में भौंचाला गया कि नरम खू दिखाई देने वाला ये अफसर ऐसा हरगिज नहीं जैसा दिखाई देता है। पुलिस कमिश्नर रॉनी पुलिस के रिवायती तरीकाकार
बिलखुसूस जाली पुलिस मुकाबलों पर यकीन नहीं रखता था। उसने कई माह MPDA कवानीन यानी खतरनाक लोगों की बाबत महाराष्ट्र के खुसूसी कानून का इतलाक बम्बई में भी किया। 1995 तक बदनाम जमाना टाडा जैसे कवानीन का भी खात्मा कर दिया गया, जिसकी वजह से जराइम पेशा अफराद एक मर्तबा फिर दीदा दलेर होते जा रहे थे। 1998 में सबसे ज्यादा कत्ल रिकॉर्ड पर लाए गए। अंडरवर्ल्ड ऑपरेशनों की वजह से 100 से ज्यादा अफराद को कत्ल और शदीद जख्मी किया गया था। खुलेआम फायरिंग के वाकयात बहुत आम हो चुके थे, जिनमें अवाम अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे थे। हर तीसरे दिन पुलिस के रिकॉर्ड में फायरिंग का एक वाकया दर्ज किया जाता था। इस दौरान पुलिस का मोराल तारीख की कम तरीन सतह को छू रहा था। महकमा पुलिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों, अदालतों, मीडिया और अवाम की जानिब से लान तान का सिलसिला जारी रहा। पुलिस के खिलाफ जाली मुकाबलों का मामला अगुयार के रिपोर्ट के बाद से मजीद जोर पकड़ चुका था। पुलिस वालों को अंदाजा था कि अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। वो किसी तौर बर्दाश्त न कर सकते थे कि चंद गैंगस्टर्स के हाथों उन्हें पूरे शहर में इस तरह से रुसवा किया जाए। कमिश्नर रॉनी की सर्विस 3 दिहाइयों पर मुहित थी, लेकिन उसे कभी ऐसे हालात से पाला न पड़ा था। एक जानिब मीडिया वाले धुआंधार रिपोर्टें पेश कर रहे थे, तो दूसरी जानिब बम्बई मतरियाला में बैठे सियासी पंडित सब्र का दामन छोड़ने लगे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी तवक्को किसी को भी न थी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अगुयार रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए पुलिस मुकाबले को जाली मानने से इनकार कर दिया। बम्बई हाई कोर्ट का फैसला आना था कि एक मर्तबा फिर से बम्बई पुलिस का मोराल आसमानों को छूने लगा था और पुलिस के महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वो सिर्फ इतना चाहते थे कि आला हुकाम उन्हें कोई हिकमत अमली वज़ा करके दें ताकि वो पूरी कुव्वत के साथ अंडरवर्ल्ड माफिया से टकरा सकें। पुलिस कमिश्नर रॉनी ने अपने धीमे लहजे और मिजाज को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। रॉनी ने एक रिटायर्ड फौजी कर्नल महेंद्र प्रताप चौधरी की खिदमत हासिल कर ली कि अंडरवर्ल्ड माफिया के शूटरों से निपटने के लिए पुलिस वालों को खुसूसी तरबियत दी जाए। उसके बाद उसने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंडरवर्ल्ड को वाज़े पैगाम दे दिया कि आज के बाद उन्हें गोली के बदले गोली की तवक्को करनी चाहिए। रॉनी ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ 2 किस्म का महाज खोला। एक जानिब तो ये महाज नफ्सियाती था, जबकि दूसरी जानिब खुफिया ऑपरेशनों की तैयारी की जा रही थी। प्रेस रिपोर्टों में इस बात को सुर्खियों में पेश किया गया कि पुलिस कमिश्नर रॉनी ने गैंगस्टर से उनकी जबान में बात करने का अज़्म कर लिया। रॉनी ने गोली के बदले गोली की पॉलिसी इंतहाई संगीन हालात के तहत बनाई थी, क्योंकि अब भी अगर पुलिस वालों के बंधे हाथ न खोले जाते तो उनका मोराल इतना गिर जाता कि फिर कभी न उठ पाता। इब्तिदा में कर्नल MP चौधरी को 100 अफराद की नफरी दी गई थी, जिन्हें घाटकोपर पर ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रीट फाइट और बारूद की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसके साथ साथ उन्हें गोरिल्ला तरबियत भी दी जा रही थी। इन पुलिस कमांडोज को इंसदादे भत्ताखोरी सेल में काम करना था। एक बुनियादी सेल के अलावा क्राइम ब्रांचेस में एडिशनल कमिश्नर के तहत मजीद 4 सेल कायम किए जाने थे। पुलिस के खुफिया ऑपरेशनों को इंतहाई जारहाना अंदाज में तरतीब दिया जा रहा था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस डॉक्टर सीतापाल सिंह और परमबीर सिंह को ये टारगेट दिया गया था कि पुलिस शहर को अंडरवर्ल्ड माफिया से पाक करना है। दोनों सिंह हजरात माफिया के खिलाफ जंग में इंतहाई पुरअज़्म दिखाई देते थे। दोनों अफसरान ने 3 इनकाउंटर स्क्वाड तरतीब दिए। इन स्क्वाड के सरबराह इंतहाई मुस्तैद और जुर्रतमंद अफसरान को बनाया गया था, जिनमें इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले और विजय सालस्कार शामिल थे। ये तीनों अफसरान 1983 के एक ही बैच से ताल्लुक रखते थे और इनकाउंटर में इनका कोई सानी न था। इलावा अजी इन अफसरान ने शहर में एक बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बना रखा था। छोटा शकील और अरुण गावली पुलिस के अहम टारगेट थे। सालस्कार और भोसले अरुण गावली के ताकुब में थे और शर्मा ने छोटा शकील के गैंग को संभालना था। इन तीनों ने मिलकर अब तक 300 से ज्यादा गैंगस्टरों का इनकाउंटर कर दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्रदीप शर्मा का था, जिसके हाथों 110 गैंगस्टर मारे गए थे। दूसरी जानिब भोसले ने अरुण गावली और छोटा राजन गैंग के 90 से ज्यादा गैंगस्टर्स को कत्ल किया था। तीसरी जानिब सालस्कार ने सबसे कम यानी 60 गैंगस्टरों का इनकाउंटर किया था, लेकिन उसी के साथ उसने अरुण गावली की कुव्वत को तकरीबन खत्म ही कर दिया था। गावली गैंग के तमाम बड़े बड़े शूटर सालस्कार के हाथों मारे जा चुके थे। आला हुकाम का ख्याल था कि ये इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के सद्देबाब में इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। पूरा शहर पुलिस और अंडरवर्ल्ड के खिलाफ छिड़ जाने वाली जंग की लपेट में था। अलबत्ता दूसरी जानिब इंतहाई बेरोजगारी ने अंडरवर्ल्ड माफिया को अफरादी कुव्वत फराहम करना नहीं छोड़ी थी। कोई भी बेरोजगार नौजवान 5000 से लेकर 25,000 तक का मुआवजा अंडरवर्ल्ड में बाआसानी हासिल कर सकता था। ताहम इन पुलिस मुकाबलों ने अंडरवर्ल्ड में जाने वाले नौजवानों पर यह बात वाज़े कर दी थी कि अंडरवर्ल्ड एक बंद गली है, जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से भाग निकलने
نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ انڈر ورلڈ میں جانے کے بعد ایک نہ ایک دن انہیں دردناک موت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ ان پولیس مقابلوں کے بعد انڈر ورلڈ میں جوانوں کی بھرتی ختم تو نہ ہوئی، البتہ اس میں خاطر خواہ کمی ضرور آ گئی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔